Hello, welcome back to my channel Concepts and Compound. We will continue our previous year question paper solving series of 2024. तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया था. सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर किए थे. ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट सीरीज. सो टुडे वी विल कवर some more questions of section C, D and E. Okay, so first question of this slide is ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट. हमें यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है और आपको उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ करना है. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सबस्ट्रेट में आपके पास दो फंक्शन ग्रुप है. पहला आपका फंक्शन ग्रुप है दिस इज कीटोन एंड दिस वी हैव एल्डिहाइड. क्लियर, कीटोन एंड एल्डिहाइड. सो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडेशन के केस में पहले यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन एज इट इज रहेगा. कीटोन रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज. और ये पता है आपको कि एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें होगा, एसिड में. सो वी हैव प्रोडक्ट लाइक दिस COOH. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख रहे हो कि कीटोन ग्रुप अनअफेक्टेड है और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we have alkene and this aldehydic group. This we have reagent and it will form CH3, CH3, CH double bond. Then we have next this carbon. Then we have इस कार्बन पे आपके पास क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, ये CH3 and finally ये जो ग्रुप है this will get oxidized to COOH and then we have CHI3. ओके, तो यहाँ पे भी ये जो आपका ग्रुप है दिस गेट कन्वर्टेड टू एसिडिक ग्रुप. क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस केस we have two groups, aldehydic and acidic group. So जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो आपका रिएक्ट करेगा और एसिडिक ग्रुप हमारा एज इट इज रह जाएगा. तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा. तो आपको ध्यान देना है, सिलेक्टिव रिएक्शन कराना है. ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा और एसिडिक ग्रुप हमारा बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा. सो वी हैव लाइक CH और ये साइनाइड हमारा यहाँ पे आके अटैक करेगा तो ये लिंक कर गया इससे. देन OH group and we have COOH. Clear? Next, moving to the next question. Calculate the EMF of the following cell. Nickel, silver and then this is you have given an E0 value, log 10 की वैल्यू. तो यहाँ पे क्या निकालना है, EMF निकालना है सेल का. ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग. तो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी हैव E cell is equal to E naught cell minus of 0.0592 divided by N log product concentration and reactant concentration. So E naught cell we have already the value of E naught cell, that is 1.05. यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप 1.05. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज हो रहा है दैट इज 2. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है. और यहाँ पे सिल्वर इसको भी 2 करोगे आप तो वो आपका कंसंट्रेशन टर्म में जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो E नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2. देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी निकल का कंसंट्रेशन, और ये निकल का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है 0.1. एंड रिएक्टेंट that is silver concentration, and silver concentration we have this. So after solving 1.05 and this you will divide it as, then it comes to be 0.0291 and then log 10 to the power 3. ठीक है, यहाँ से ये डेसिमल में हटा होगा 10 to the power 3. then 1.05.0291 into
3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1.05.0291 into 3. Clear? And then after solving we have 0.962 volt as answer. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल वैल्यू. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि जो हेलोएल्केन से जब वो रिएक्ट करते हैं AgCN से, तो वो क्या बनाते हैं आपका आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट. तो यहाँ आपको देखना क्या है, जो AgCN जो साइनाइड है CN, ये क्या है आपका, दिस आयन इज एन एम्बिडेंट आयन. दिस आयन इज योर एम्बिडेंट आयन. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेगा. दिस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड्स. ये आपको याद रखना है. जो CN है साइनाइड है, ये क्या है, एक एम्बिडेंट आयन है, और ये जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, है ना, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म आइसोसाइनाइड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये आपने जब चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा भी होगा. जो हेलोएरीन्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या है, हेलोजन ग्रुप है ना, वी हैव हेलोजन ग्रुप. तो हेलोजन क्या होते हैं, जो हेलोजन्स होते हैं बेटा, दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. तो ये क्या करेंगे, रिंग को इटसेल्फ, ये किसी रिंग पे लगे हुए हैं, अगर ये किसी रिंग पे लगा हुआ है, कोई एक्स यहाँ पे ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिंग से जो हमारा डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको वो विथड्रॉ करना शुरू करेगा. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू करेगा किसके साइड, इस हेलोजन के साइड. तो इस साइड जब शिफ्ट होगा तो ये रिंग क्या करेगा, इस पूरे रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं करता. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स. क्वाड्रुपल मतलब कि 4 टाइम्स हो रहा है ना, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 320 केल्विन. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, EA की वैल्यू. ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, log of K2 by K1 is equal to activation energy divided by 2.303 into R, then 1 by T1, 1 by T1 minus 1 upon T2. T1, T2 are temperatures, this R is your gas constant, it is your activation energy, and K1, K2 are rate constant. So by putting the value, यहाँ पे क्या दिया है, रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, क्वाड्रुपल हो रहा है, यानी 4 टाइम्स हो जा रहा है. तो अगर ये K1 है तो ये क्या हो जाएगा, 4K1. तो K1 K1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, log of 4. देन एक्टिवेशन एनर्जी जो कि हमें फाइंड आउट करना है, देन 2.303 R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314. देन वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर पहले कितना है, 300 का वैल्यू, तो 1 by 300 एंड 320. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो EA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो EA आ जाएगा आपका, EA इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो तो log ऑफ 4 इंटू 2.303 इंटू 8.314, देन 300 एंड 320 by 20. तो इसको आप जब सारा सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे 20 से, देन यू विल हैव EA वैल्यू लाइक 55152 जूल पर मोल. दिस इज योर फाइनल आंसर.
यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना। log 2 4, log 4 की वैल्यू आप निकालोगे, log 2 का स्क्वायर करोगे, ये सारी वैल्यूज एज इट इज, तो log 2 2 इंटू log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.3010, ये वैल्यू रखोगे इंटू 2.303 इंटू 8.314, ये सारे वैल्यूज को आप रख के मल्टीप्लाई करेगा, देन 20 से डिवाइड करोगे, देन यू विल फाइंड दिस आंसर। ओके, क्लियर। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड X with molecular formula C3H9 reacts with, एक कंपाउंड है X जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H9 है, जो कि रिएक्ट कर रहा है C6H5SO2Cl से। इसके तहत रिएक्शन करके आपको एक सॉलिड इनसॉल्युबल एल्कलाइन देना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है और उसका एक आयुपक नेम देना है, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको बताना है। सो तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, सिंस द कंपाउंड, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सिंस द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन with C6H5SO2Cl, ये क्या बना रहा है, जो कंपाउंड बना रहा है वो आपका क्या है, इनसॉल्युबल है। किसमें इनसॉल्युबल है, एल्कली में, यानी एक बेस में हमारा वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारे पास जो एमीन्स बनते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी एमीन के केस में होता है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होगा। तो सिंपल सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर बना दोगे आप, CH3 then NH CH2 CH3। ठीक है, अब इसको काउंट करो, कार्बन कितने, 1 2 3, तो C3, देन वी हैव हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9, C3H9 एंड 1 नाइट्रोजन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी एमीन है हमारा, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन एल्कली होता है, और इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एंड मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। कैसे है, ये एन है, एन पे आपका क्या लगा, मिथाइल लगा हुआ है ना। पहले ये हमारा जो छोटा ग्रुप है उसको हमने नोमेनक्लेचर में रखा, उसके बाद आपका इथेनामाइड, जो अमाइड वाला टर्म है आपका, वो आपका इथेनामाइड के साइड है। ठीक है, जो लॉन्गर कार्बन की चेन्स होगी उस साइड है वो। नेक्स्ट, अब हम लोग सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, नाउ वी विल मूव टू सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते क्या है, विद एग्जांपल बताना है। तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है साइनाइड वाला। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, ऐसी लिगेंड जो दो डिफरेंट डोनर एटम से बाउंड करें, जिनके पास क्या होते हैं, टू डिफरेंट डोनर एटम्स, सेम लिगेंड में ही दो डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे और वो किसी एक से ही बाउंड करेगा, जैसे NO2 है, NO2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी एक एटम से ही कोऑर्डिनेट करेगा। सेकंड इज, क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों में आपको बताना है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो सिंपली दिख रहा है हमारा, बाहर से एक लिगेंड जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका लिगेंड का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। क्लियर है, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स। Next question, find the coordination number and oxidation state of chromium in Na3Cr C2O4 thrice। यहाँ पे आपको coordination number और oxidation state निकालना है। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप coordination number फाइंड कर लो, है ना। इसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका oxidation state। तो this will be your homework. Try this question and answer the coordination number and oxidation state of this chromium in comment section. Now what is cheer defect? cheer defect क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी लिगेंड है ना, वो इस तरीके से अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से, जो कि क्या बनाता है, हमारे एक रिंग का फॉर्म करता है, रिंग स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट। और जो चिलेट इफेक्ट होता है जनरली वो स्टेबिलिटी को क्या कराता है, बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, एक आपका नॉन चिलेटेड है ना, और आपका चिलेटेड है, तो जो चिलेटेड वाला होगा दैट विल बी मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू नॉन चिलेटेड।
ठीक है। तो कैसे इफेक्ट करता है, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और चिलेट इफेक्ट होता क्या है, कोई ऐसा लिगेंड जो कि किसी भी मेटल आयंस इस तरीके से अटैच हो जो कि वो क्या बना ले, आपका एक रिंग का फॉर्मेशन करे, है ना। रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, काफी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B6? तो विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है दैट इज पेरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B6 का अदर नेम क्या है, पेरिडॉक्सिन। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज्ड इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। कौन सा विटामिन है जिसके डेफिशिएंसी होती है जब ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, विटामिन के। ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट ये आपके एनसीईआरटी से है, उसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। Xerophthalmia is caused by the deficiency of which vitamin? Give two sources of this vitamin. Xerophthalmia जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है और इसके कोई दो सोर्स बताने हैं आपको। तो ये बेटा होता है आपका विटामिन ए की कमी से, है ना। अगर विटामिन ए बॉडी में कम है तो जीरोथैल्मिया होने के चांसेस हैं। और इसके दो प्रोडक्ट, एक तो आपका फिश एंड सेकंड इज योर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दोनों सोर्सेस है इसके। नाउ सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्टिव टाइप ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि सीरियम जो थर्ड है वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है सीरियम +4 में। तो सबसे पहले सीरियम का जब भी केस आ रहा है तो आप पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। तो यू विल हैव कॉन्फ़िगरेशन लाइक 4F2 5D1 6F2। पूछा किससे, सीरियम 3 का। तो वी विल हैव 4F2 5D0 6S0, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ठीक है। तो अब देखो सीरियम के पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज करके इसने अपना आपको क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया है ना। तो इजीली जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियम +4 में, और अपने आप को वो क्या करेगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देगा जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके, जिनॉन के। सीरियम +3 इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सीरियम +4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ई नॉट वैल्यू है Mn2 प्लस Mn की वो नेगेटिव क्यों होती है ना। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है हमारे पास हाफ फील्ड। जब Mn में मैंगनीज का अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यू विल हैव 3D5 4s2, है ना। तो जब आप 4s Mn2 प्लस निकालो, Mn2 प्लस, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3D5 4s0। अभी ये 5 हो गया, तो 5 का मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटीज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल एक्वायर व्हाट, नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which element of 3D series has lowest enthalpy of atomization and why? किस एलिमेंट का लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है और क्यों होता है 3D सीरीज में, है ना। तो इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम याद करने होंगे। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम टू जिंक, जो जिंक है इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन की वैल्यू क्या होती है इसमें, 0 होती है। इसीलिए इसका लीस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 0 है तो जो इसका बेटा इंटरेक्शन होगा ना बहुत वीक होगा। इंटरेक्शन वीक होने की वजह से इसका जो इंथैल्पी होगा ना एटमाइजेशन होने का बहुत कम होगा, वो बहुत कम इंथैल्पी पे ही एटमाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड? क्या होगा जब आप सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड करोगे। तो लेट्स सी, एसिडिफाइड मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, उसमें एसिड मीडियम प्रोवाइड करेंगे। तो क्रोमेट Na2CrO4, इसको आप एसिडिफाइड कर रहे हो, यानी लेट सपोज आपने एससीएल ऐड किया है। तो जब आप एससीएल ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा एंड वी विल हैव सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, देन 2NaCl एंड H2O। सो यू हैव टू लर्न दिस दैट कि जब भी आप सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट से वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये क्यों है? क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या है, दे ऑल हैव फुल्ली फिल्ड डी सबशेल। इन सभी के पास क्या है, फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है, जिसके वजह से ड्यू टू विच मेटेलिक बॉन्ड्स, जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, काफी वीक हो जाते हैं। जब मेटेलिक बॉन्ड्स वीक रहेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, सॉफ्ट मेटल में आ जाएंगे, इजीली कट हो जाएंगे। प्लस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो भी काफी क्या होगा, लो होगा। क्लियर है? समझ में आया? जिंक, कैडमियम, मर्करी ये सॉफ्ट मेटल्स क्यों? क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है, जिसकी वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड्स है वो काफी वीक होते हैं, और इसलिए इनका नेचर कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Why is permanganate titration is not carried out in the presence of HCl? है ना, ये देखो आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आपने टाइट्रेशन लैब में किया होगा तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जब आप परमैंगनेट टाइट्रेशन करते हो तो वहाँ पे आप HCl के प्रेजेंस में नहीं करते हो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप HCl यूज करोगे तो वो क्या करेगा, कुछ जो HCl में जो आपके क्लोरीन ग्रुप है आपका, है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना लेगा क्या, Cl2 गैस। ठीक है। और अगर आपका टाइट्रेशन के टाइम पे Cl2 गैस बन गया, है ना, तो आपको कभी भी एक करेक्ट एंड पॉइंट टाइट्रेशन का नहीं मिलेगा। इट विल नॉट गिव एनी करेक्ट, है ना, एग्जैक्ट करेक्ट एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। समझ में आया? HCl का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड में वी हैव दिस क्लोरीन, एंड दिस क्लोरीन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन गैस, एंड दिस क्लोरीन गैस, अगर ये क्लोरीन गैस है प्रेजेंट है तो ये आपको hence we do not get the correct end point for any given titration. ओके, क्लियर? तो ये आपका 2024 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।